तो पहला ग्राफ कौन सा था हमारा, y इज इक्वल टू e की पावर e फ्रैक्शनल raised to the पार्ट power x, x. है ना। Yes. तो सबसे पहले हम ग्राफ अब किसका बनाते हैं, e की पावर x का, e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू, तो ये देख लो e की पावर x का ग्राफ ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी ये करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ये देख लो 1 उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे। इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे होगी बताओ, 2 कहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू, थोड़ा सोच समझ के बताओ। y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, ln2 पे, ln2 पे आ जाएगी, है ना। 3 आएगी ln3 पे, मतलब पहले कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है y e की पावर x में, इसके ग्राफ में वो हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही आगे ln4 वगैरह चलता जाएगा, ठीक। तो ये देख लो अब इसी की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस GIF(x), ठीक है। तो ये देखो थोड़ा इधर बनाता हूँ वो वाला ग्राफ में, तुम लोग बताओ जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया, पहले इंटीजर पे वैल्यूज निकाल लेते हैं उसकी, ठीक है। जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 1. 1 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x तो वो 0 हो जाएगा और ये e की पावर पे इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये 1 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 पे भी कितना आ जाएगा, -1 पुट करने के बाद e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट -1, ये तो 0 ही रहेगा पावर, तो ये भी हमें क्या वैल्यू दे देगा, 1, क्लियर। -2 पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1 जब पुट करेंगे x की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में इंटीजर तो 0 ही होता है, तो e की पावर 0 इन सब पे 1 1 आता जाएगा, ठीक है। 1 नहीं है, सॉरी, हाँ 1 ही ना, ऐसे ही है ना ये। अच्छा e की पावर, हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी चाहिए था, हमने इंटरवल गलत ले लिया यहाँ पे, ये हटाओ, बस इतना ग्राफ तुम ध्यान रखो अभी। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता फ्रैक्शनल पार्ट e की पावर x, तब इस तरीके के इंटरवल्स हम लेते ln2 ln3, लेकिन अभी तो x के ऊपर ही फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो इसकी वजह से तो ये 1 पे कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमें देखना है बस, ठीक है। 1 पे तो कितना आ जाएगा e, 2 पे कितना आ जाएगा, वो e² आ जाएगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 पे, फिर उसके बाद 3 पे 0, 4 पे 0। तो ये बताओ जब हम x को 0 to 1 कंसिडर करते हैं, x को 0 to 1 कंसिडर करते हैं तो GIF(x) कितना आता है, x को 0 to 1 कंसिडर करते हैं तो GIF(x) 0 आता है कि नहीं। तो उस केस में ग्राफ किसका बनाना है हमें, e की पावर x का। तो देख लो e की पावर x का ग्राफ बनेगा उस केस में, और एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद 1 to 2 में जब x को हम 1 to 2 लेते हैं तो GIF(x) कितना आता है, ऐसे देखो उसको, जब हम x को 1 to 2 लेते हैं तो GIF(x) 1, तो उस केस में कौन सा ग्राफ, e की पावर x -1। अब थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं करना है, यहाँ पे देख लो x में माइनस हो रहा है, तो हम कहाँ शिफ्ट करते हैं ग्राफ को, बताओ, राइट साइड में 1 राइट यूनिट, साइड में शिफ्ट करते हैं, है कि नहीं। x में जब माइनस हो रहा है तो हम e की पावर x के ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद देख लो ये वाला ग्राफ आता है,
या तो तुम ऐसे देखो कि वही राइट साइड वाला ही सही है, उसी से आती है चीजें, और तो कोई चारा नहीं। राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ये वाला ग्राफ, फिर कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम x को 2 to 3 ले रहे हैं तो किसका ग्राफ आएगा, e की पावर x माइनस 2 का। तो उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। तो इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर है क्या? क्योंकि इसमें इसके पहले जितने भी ग्राफ्स थे उनमें हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले ग्राफ की हेल्प ले रहे थे, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट इस पूरे के ऊपर लगा हुआ था, इस पूरे के ऊपर फ्रैक्शनल लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल लगाया किसके ऊपर है, सिर्फ x के ऊपर लगाया है। तो इसके ग्राफ की हेल्प हमें इतनी ज्यादा नहीं मिल पाएगी जितनी प्रीवियस क्वेश्चंस में मिली थी। ठीक है, अगर इस पूरे के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ रहता तब तो इसी के ग्राफ से हम ड्रॉ करते ये वाला ग्राफ। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है x के ऊपर, तो हमें वही इंटरवल से ही जाना पड़ेगा। जब 0 to 1 लेंगे, 1 to 2 लेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है प्रीति? यस सर। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे देख लेना, पूरे में क्या था, पूरे फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर है। तो इसके ग्राफ की हेल्प तो हमें होने नहीं वाली है, बस इस ग्राफ की हेल्प कहाँ तक होगी, 0 to 1 के इंटरवल के बीच में होगी। क्योंकि जब x को हम 0 to 1 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो e की पावर x का ग्राफ, तो 0 to 1 में e की पावर x का ग्राफ देख लो, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम 1 to 2 के बीच की बात करते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा। फिर वहां पे हमें कौन सा ग्राफ, e की पावर x माइनस 1 का। तो हमें किसके ग्राफ की हेल्प लेनी है, e की पावर x माइनस 1। तो e की पावर x माइनस 1 देख लो, ये ग्राफ राइट हैंड साइड में 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, मींस 0 वाला पॉइंट 1 पे, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब 1 पे वैल्यू 1 आएगी एंड ये 2 पे, तो इस तरीके से। ठीक है, और ये वैल्यू ये वाली कौन सी रहेगी, e रहेगी। इस तरीके से आएगा ये पहला वाला है। और दूसरा वाला कौन सा था, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट cos x, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट cos x, ये देख लो पूरे फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, तो इसमें y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ की हेल्प हम लेंगे, इसी से वो वाला ग्राफ बनेगा। और ये cos x का ग्राफ सबसे पहले, ये यहाँ पे -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ठीक है, ये -π, -3π/2, -2π, ये है। तो अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू cos x का। अब बनाना है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट cos x, एंड इसकी प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। तो पहले तो जहां जहां पे cos x की वैल्यू इंटीजर आएगी वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट हमें क्या वैल्यू देगा, 0। तो देख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, π/2 पे 0 आएगा, पाई पे 0 आएगा, 3π/2 पे 0, 2π पे 0, -π/2 पे 0, -π पे 0, -3π/2 0। इन सब पे 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि वहां पे cos x की वैल्यू क्या आती है, इंटीजर आती है, तो वहां उन सब पे वो 0 हो गया। उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे ग्राफ का, ये वाला पार्ट cos x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 to 1। 0 to 1, उसका GIF कितना आ जाएगा, 0। तो उस केस में हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू cos x का। लेकिन एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू तो यहाँ पे आती है, तो इस 0 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जब हम पार्ट कंसिडर करेंगे ग्राफ का,
इसमें कॉस की वैल्यू वेरी करती है -1 to 0, तो उसका GIF देख लो, उसका GIF आ जाएगा -1। तो ये cos +1 का ग्राफ बनाना है, मतलब ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके बाद पाई टू 3π/2, ये वाला ग्राफ पाई टू 3π/2, इसमें भी cos x की वैल्यू देख लो कहां से कहां वेरी कर रही है, -1 to 0, उसका GIF -1, तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो cos x +1, तो cos x में 1 ऐड हो रहा है तो उसका ग्राफ अगेन 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंड 3π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल। फिर उसके बाद ये देख लो, ये वाला जब पार्ट हम कंसिडर करेंगे तो इसमें cos की वैल्यू 0 to 1, उसका GIF 0, तो cos x का ही ग्राफ आएगा। इस तरीके से ग्राफ बनते चले जाएंगे। क्लियर है? ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, इस तरीके से पीछे अब ये कौन सा आएगा, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर उठ जाएगा। ये यहाँ पे -π, -3π/2, -2π। क्लियर है ग्राफ? ये फ्रैक्शनल पार्ट cos x। यस सर। अब ये वाला ग्राफ बस थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करना पड़ा हमें x की वैल्यूज लेके ही, क्योंकि पूरे फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लगा हुआ है, x के ऊपर लगा हुआ है सिर्फ, तो x की वैल्यूज कंसीडर करते हुए इंटरवल उसके हमने ये ग्राफ बनाया। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट पूरे के ऊपर था, तो cos x के ग्राफ की हेल्प से हमने उसके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया। ठीक है? और ये -π पे 0 आना चाहिए ना? किस पे? -π पे ये थोड़ा शिफ्ट हो जाना चाहिए ना? तो वो देखो ना, यहाँ पे -π पे डार्क डॉट तो 0 ना, और ये हॉलो सर्कल दिया ऊपर में। क्लियर है? अच्छा ऐसे कैसे कह रहे हो, ये -π/2 एक यूनिट राइट में होगा। थोड़ा सा राइट में, ये थोड़ा इधर हो गया, ये ऐसे आएगा वो। हाँ ये इस तरीके से, हाँ सही है, ये होगा, हाँ सही था। ठीक है, अब इसके ग्राफ बनाने आ जाएंगे ना, बहुत सारे ग्राफ हमने देख लिए अब फ्रैक्शनल पार्ट के। ठीक है, कोई नहीं प्रशांत, अब क्लियर है e की पावर Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट x का? ठीक, चलो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, या तो प्रॉपर्टीज लिख लो पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है? Close 0 to open. ओपन 1। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है तो ये कब पॉसिबल रहेगा? When x belongs to integer. Next is x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, थर्ड, यहाँ पे ये बताओ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, या तो फिर उससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी, वो जो हमने देखी थी ना GIF में, x ±m वाली, वो यहाँ पे देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट x ±m, जहाँ पे m इंटीजर है तो इसको हम एज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए m इंटीजर होना जरूरी है। तो इसका प्रूफ देख लो, प्लस लेके चलते हैं x +m, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x +m माइनस उसका GIF। ठीक है, तो ये देख लो x +m माइनस ये GIF में प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, इसको लिख सकते हैं GIF x -m, m बाहर आएगा ना, m इंटीजर है तो ये m गया, तो ये देख लो x माइनस GIF x, तो ये एक तरीके से क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसका मतलब x में अगर हम कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं, तो हमें वहां से फ्रैक्शनल पार्ट x ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? yes sir.
फिर उसके बाद वहां पे हमने GIF में देखी थी माइनस GIF x की, तो यहाँ पे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। वहां पे क्या बनाते थे हम जब भी माइनस GIF x आता था? तो बताओ। So -1 minus अरे पहले बताओ ना क्या GIFX. करते थे माइनस GIF x में? पहले इंटीजर है कि नहीं देख। पहले केसेस बनाते थे, है कि नहीं? x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बताओ जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो ये कितना आएगा? 0। 0। एंड जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो वो देख लेते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लिख सकते हैं माइनस x माइनस GIF माइनस x, है ना? अब x जब डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 माइनस GIF x, है कि नहीं? तो ये माइनस माइनस +1, ये माइनस x प्लस GIF x। तो ये देख लो यहाँ से माइनस बाहर ले लो, x माइनस GIF x, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x को हम 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तब। क्लियर है? एंड जब x इंटीजर रहेगा तब तो वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि GIF के अंदर में इंटीजर हमें 0 वैल्यू देता है। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली इसकी? ये सारी प्रॉपर्टी जितनी हमने वहां पे देखी थी GIF में, उतनी ही प्रॉपर्टीज हम फ्रैक्शनल पार्ट में देख रहे हैं। सेम उसी तरीके से होगा, रिजल्ट्स अलग आएंगे, लेकिन हम GIF के प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो बेसिक होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस GIF x। इसी से इसकी पूरी कहानी बन जाती है FPF की, फ्रैक्शनल पार्ट की। ये फोर्थ क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x। इसमें भी दो केसेस, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा तो क्या आएगा बताओ? 0. 0। एंड जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो 1. 1। ठीक है? हो गया? यस सर। ठीक है, तो लिखो अब आगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल पार्ट x ये पहला, दूसरा, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो यहाँ से x की वैल्यू बतानी, जो फ्रैक्शनल पार्ट x 1 के इक्वल 1.5, दूसरे में, तीसरे में -0.5 एंड चौथे में 0.5 के इक्वल है तब।
पहले का आंसर क्या आएगा? 5 5 है कि नहीं? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है? 0 to open 1. क्लोज 0 टू ओपन 1, तो वो 1 हो सकता है क्या कभी किसी x के लिए? नहीं। नहीं। 5। अब क्लोज 0 टू ओपन 1 अगर इसकी वैल्यू वैरी कर रही है, 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओपन 1 है, तो 1 के आगे वाली क्वांटिटीज भी वो कभी नहीं ले सकता है, तो 1.5 भी वो कभी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है कभी फ्रैक्शनल पार्ट x, तो यहां से भी x बिलोंग्स टू 5। ठीक है। अब ये फोर्थ वाला फ्रैक्शनल पार्ट x 0.5, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देख लो। हमें फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाने आता है? फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हम बना सकते हैं ना? तो देख लो, अच्छे से सुन लेना इसके मतलब आंसर क्या, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। हमने 1/2 ले लिया x, 3/2 ले लिया, 5/2 ले लिया, उन सब की वैल्यू जो आती है उसके फ्रैक्शनल पार्ट की 0.5 आती है। हम ग्राफ से निकालेंगे उसका आंसर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। ये 1 2 3 इधर पीछे ये 0, ये -1 -2 चलता जाएगा ऐसे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाया। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसका? राइट हैंड साइड वाले का। तो y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, तो y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन उसको कितने जगह पे कट कर रही है ग्राफ को? ये रेड वाली लाइन इनफाइनाइट जगह पे कट कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या x कौन सा होगा बताओ? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x आता है वो 1/2 होगा, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? लाइंस भी हमने देखी थी, ये लाइन थी y इज इक्वल टू x, ये लाइन है y इज इक्वल टू x -1, ये लाइन है y इज इक्वल टू x -2। क्योंकि हमने ग्राफ को नीचे नीचे शिफ्ट किया था ना, -1 हो रहा था तो 1 यूनिट से, 2 हो रहा था तो 2 यूनिट से शिफ्ट किया था। तो ये देख लो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है, y की जगह पे 1/2 पुट किया तो x भी 1/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो कितना है? 1/2 है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो कितना है? 3/2। इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो 5/2, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो 7/2, यहाँ पे -1/2। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने वाली हमें x की। तो इसमें देख लो हम क्या करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें इनफाइनाइट शेडेड रीजन मिलते थे, तो हम क्या करते थे? एक शेडेड रीजन का आंसर लिखते थे, एंड फिर उसमें मान लो वो अगर 2π के बाद रिपीट करता था तो उसमें क्या ऐड करते थे? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज देखी ना हमने, इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलते थे हमें शेडेड रीजन, फिर उसके बाद हम किसी एक का आंसर लिखते थे और मान लो 2π के बाद रिपीट करता था तो 2nπ ऐड करते थे। सेम यहाँ पे भी अभी ये इक्वेशन है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो किसी एक का आंसर लिखेंगे, जैसे ये 1/2, ठीक है। और ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? ये सॉल्यूशन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 1/2 के बाद 3/2, 3/2 के बाद 5/2, 1 के बाद 1 यूनिट के बाद, है ना। तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम? n, तो x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। देख लो n इंटीजर है, 0 पुट किया तो 1/2 आएगा, 1 पुट किया तो 3/2 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 5/2 आ जाएगा, -1 पुट किया तो -1/2 आ जाएगा। मीन्स इस एक से n प्लस 1/2 से, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, हम इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो इसको ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन में उसका क्या लिखना होता है जनरली, इसको हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है?
हर्षवर्धन, तुम्हारे आंसर में कुछ चीजें छूट जाएगी। मान लो तुमने 2n-1/2 लिखा, तो तुम्हारे इसमें वो 3/2 कभी नहीं आ पाएगा, और एजनेस तुमने जो लिखा है उसमें भी वो रिपीट करता है 1 के बाद, तो उसमें ऐड करना होता है n, तो उससे सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जो तुमने आंसर बताया है उसमें कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा। सर हाँ, सर हम 2n+1 टाइम्स 1/2 नहीं कर सकते? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें इसने यज्ञेश ने यही बताया है 2n+1 1/2 से। तुम खुद बताओ मेरे को, क्या तुम्हें 3/2 मिल सकता है? क्यों 3/2 मिलेगा क्या? बताओ, n इंटीजर है, मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। कैसे? n की जगह 1 पुट करेंगे। यस सर। अब तो n की जगह पे 1 पुट करो, तो वो 2n+1 की बात कर रहा है वो, मैं n+1 की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा था 2n+1/2, तो इसमें नो मिलता सर, है ये क्या? नहीं कहा नहीं था। सर, होल इंटू 2, होल इंटू 2। क्या कहा तुमने? तो 2n+1 सर 2n+1/2 कहा था, 2n+हाफ नहीं कहा था मैंने आंसर में। हाँ, तो फिर वो तो अबे वही है ना, फिर क्या बोल रहे हो तुम? ये इन्होंने जो लिखा है ना, ये यत्नेश और ये इन्होंने ऐसे लिखा है, मुझे लगा तुम यही पूछ रहे हो। तो इसमें यही है ना बे, 2n+1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो बनता है, तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, और इसकी इनइक्वालिटीज भी इस तरीके से ही सॉल्व होती है ग्राफ से। फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वालिटीज भी ग्राफ से सॉल्व होती है। इसका ग्राफ देख लो, पीरियड के बारे में मैंने बता दिया था ना तुम लोगों को, जस्ट एक आइडिया। जैसे sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई होता है, क्योंकि उसका ग्राफ क्या करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, उसकी वजह से उसका पीरियड 2 पाई। वैसे इसका ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 1। 1 1 के के बाद। बाद, है ना? तो 1 इसका क्या होगा? पीरियड। पीरियड होगा। और जब भी पीरियोडिक फंक्शन में इनइक्वालिटीज आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं उसके ग्राफ की हेल्प से, या तो इक्वेशन आते हैं तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसके ग्राफ की हेल्प से। sin x इज इक्वल टू 1/2 अगर हमने लिखा है तो उसको हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे, उसकी वजह से हमने डायरेक्टली उसका आंसर लिख दिया था वहां पे, n पाई प्लस -1 की पावर 1 -1 की पावर n इंटू π/6। लेकिन उसका सॉल्यूशन जब हम आंसर लिखते वो ग्राफ से भी आ सकता था, जैसे यहाँ पे इसका आया। ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इसके ग्राफ की हेल्प से। अब ऐसे अब इनइक्वालिटीज, फ्रैक्शनल पार्ट x, फाइंड x, फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन और इक्वल टू 1/2, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1/2। ये दो इनइक्वालिटीज है, या 1/3 यहाँ पे। तो पहला वाला देख लो, मैं एक करके दिखा देता हूँ। इसमें इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, पहले किसका? फ्रैक्शनल पार्ट x का, लेफ्ट हैंड साइड वाले का। ठीक है, पहले फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, तो ये उसका ग्राफ आ रहा है। ठीक, ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। अब उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? राइट हैंड साइड वाले का, y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। तो ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। ठीक है, तो ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट x का हमें कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का, 1/2 से बड़ा या छोटा? छोटा। मतलब कौन सा रीजन लेंगे ग्राफ का, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला रीजन लेंगे, है कि नहीं? ये यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं? 1, पहले ये 1 2 3, सॉरी ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3,
इंटीजर पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x हमें क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 1/2। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ का हमें कौन सा पोर्शन चाहिए जो 1/2 लाइन के नीचे आता है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन चाहिए होगा। और यहाँ पे देख लो 1/2 के ऊपर इक्विलिटी लगी हुई है, मतलब उसको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे ये डार्क डॉट, ठीक है, ये डार्क डॉट आएगा यहाँ पे। ये सारे इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स हमें मिल रहे हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन 1/2 आता है। तो किसी एक इंटरवल का आंसर हम लिख लेंगे, जैसे ये वाला, एक इंटरवल 0 to 1/2, एक इंटरवल 1 to 3/2, ठीक है। तो किसी एक का आंसर लिख लो तुम, एक इंटरवल का। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ये देख लो 0 के ऊपर भी क्लोज आएगा, 1/2 के ऊपर भी क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x 1/2 के इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई है, तो दोनों के ऊपर क्लोज। और ये शेडेड जो रीजन है, बताओ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं? 1 1 के बाद रिपीट करते हैं, है ना। तो उसमें ऐड कर देंगे हम n, अगर 1 के बाद रिपीट करता है तो n ऐड कर देंगे, 2 के बाद रिपीट करता तो 2n, एंड यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? पहला क्लियर है क्या? सेम ट्रिग्नोमेट्री की तरह, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को भी तो हम ऐसे सॉल्व करते थे कि पहले वो साइन एक्स, मान लो साइन एक्स की इनइक्वालिटी है तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे, फिर शेडेड रीजन ढूंढते थे, किसी एक का आंसर लिखते थे, वो 2 पाई के बाद रिपीट करता था तो उसमें 2n पाई ऐड करते थे। यहाँ पे वही है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाया, शेडेड रीजन ढूंढ लिया जिसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2 आ रहा है। ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल से एक इंटरवल का आंसर लिखा, वो शेडेड रीजन्स कितने इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं? 1 के बाद, तो इसकी वजह से उसमें ऐड कर दिया n, ठीक। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n टू n प्लस 1/2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये यूनियन का u, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कर्ली ब्रैकेट n टू n प्लस 1/2। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, ये भी सही है रिप्रेजेंट करना, ये भी सही है, कोई गलती नहीं दोनों में। यहाँ पे बस क्या है, जैसे n की जगह पे हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0 to 1/2, उसका यूनियन इसके साथ, जब हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 to 3/2, इस तरीके से। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। मतलब ये क्या कहता है, ये u का मतलब जितने भी इंटरवल्स आएंगे n की जगह पे i पुट करने के बाद, उन सब का यूनियन लेना है। यहाँ पे भी वही है, n की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे अलग अलग इंटरवल्स आएंगे, उन सब का यूनियन ही लेना पड़ेगा हमें। क्लियर है ये पहला पहला पहले में किसी को कोई डाउट? सर सर वो सेकेंड इंटरवल में वो यूनियन करना है, इसके लिए अलग सा सिंबल था, तो पहले इसमें कहाँ पे? मैं बोला दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, कभी कभी ऐसा मिलेगा या तो डायरेक्टली ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। गलती नहीं दोनों में, दोनों सही है। एक अलग से n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखो और ये लिखो, ये भी सही है। मॉड्यूल में आया है, किसी एक जगह पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है उसको, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसकी वजह से मैंने अभी बता दिया कि ये भी सही रहता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाकी सेकंड करो। हाँ हर्षवर्धन सही है सेकंड का, लेकिन प्रीति का गलत है, समृद्धि का सही है, यज्ञेश गलत है तुम्हारा, इसका सही है, सर्वेश का सही है। बाकी लोग भी जल्दी करो।
नहीं प्रीति, गलत है तुम्हारा। ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1/3 से बड़ा चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। ये उसका ग्राफ, ये 0.0123 -1 -2, ये 1 यहाँ पे। अब हम कुछ कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? 1/3 वाली। ठीक है, 1/3 वाली लाइन आएगी, y = 1/3। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमें 1/3 से बड़ा चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ का कौन सा पोर्शन आएगा जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है? 1/3 से बड़ा चाहिए, मतलब ऑब्वियसली इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है? इस लाइन के ऊपर वाला। तो देख लो, ले लिया। ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स आ रहे हैं अब, या इनफाइनाइट शेडेड रीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 1/3 यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 1/3 है। 1/3 के ऊपर इक्वलिटी नहीं, ये नहीं लगा हुआ यहाँ पे इक्वल टू। तो इसकी वजह से जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/3 होती है, उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे भी हॉलो, यहाँ पे भी हॉलो, ये हॉलो, ये आ जाएगा। तो किसी एक इंटरवल का आंसर लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 1/3 और ये 1। तो एक इंटरवल का आंसर क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू 1/3 to 1। एंड दोनों को इंक्लूड नहीं किया, देखो दोनों के ऊपर हॉलो है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? n। n, क्योंकि हर 1 के बाद रिपीट करेगा शेडेड रीजन, उसके वजह से n ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? अब इसकी इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व होती है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, कोई नया नाम दिख रहा है यहाँ पे, हेम। ये पहली क्लास है क्या? ये हो चुका है क्या तुम्हारा पहले? ठीक है, कोई नहीं, अभी आ रहा है क्या लेकिन ये थोड़ा बहुत भी समझ में जो चल रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं। बाकी रेजोनेंस का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो तुम देख लेना। ठीक है, इसके पहले Yes, वाले sir. लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे वहां पे। कुछ कह रहे हो क्या? फिर इसके बाद अथर, क्लियर है? आर्य, यस सर। हर्षिता, सारस, यस सर। विनीत, यस सर। चलो ठीक है। तो ये हो गई अब इरेशनल फ्रैक्शनल पार्ट में इनइक्वालिटीज। उसके बाद और कुछ एग्जाम ये लिख लिया था ना सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 6
फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर 6 इंटू -5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर -5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व करो जल्दी। जैसे क्वेश्चन हमने वहां पे लिए थे जीआईएफ में, वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बस जीआईएफ की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। पहला कितने लोगों का हो गया? बस एक। वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 1/2 1/3। 1/2 1/3। तो क्लियर है ना, एक्स क्या होगा फिर वहां पे? यस सर। +1 माइनस थोड़ी, वहां पे प्लस है ना दर्शना, ये देखो माइनस कहाँ से 1/2 -1/3। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह पे पुट करो ना टी, तो दिख जाएगा इजीली फैक्टराइज होता हुआ 6t² -5t + 1। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स 2t - 1 3t - 1 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आ रही है। t इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब x 1/2 होता है तो x कितना आता है? n + 10 + 1/2। 1/2। एंड जब 1/3 होता है तो कितना आता है? n + 1/3। n + 1/3। तो ये दो ही एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू दिस, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? करली ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर में ये दो ही एलिमेंट है, n + 1/2 एंड n + 1/3। सेकंड भी हो गया सर। अभी यहाँ पे मैंने ग्राफ ने, क्योंकि अभी जस्ट हम ये लिख चुके हैं इसका सॉल्यूशन n + 1/2, और इसका भी उससे लिख सकते हैं n + 1/3। तो ये दो एलिमेंट आते हैं, तो x इसमें बिलोंग करता है करली ब्रैकेट n + 1/2 n + 1/3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। या इक्वल टू रख के लिखोगे तब भी सही है, n + 1/2 एंड n + 1/3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी सही है रिप्रेजेंटेशन। सेकंड का करो जल्दी। हाँ सही है ईशान, सेकंड का। बाकी लोग भी जल्दी करो सेकंड। हाँ सही है रूही।
सही है हर्षवर्धन। बाकियों का नहीं आ रहा है क्या? सही है समृद्धि। क्या आया यज्ञेश? वेदांत, समीक्षा, साक्षी, सही है सर्वेश। ये प्रीति देखो कहाँ पे -1/24 पे पहुंच गई। -1/24 आया कैसे ये? अभी क्या नींद में हो क्या तुम? किसी ने मारा है सिर पे? हाँ प्रीति? नहीं। नहीं तो फिर ऐसी ये क्या लिख दिया है तुमने? -1/24 to 0। ऐसी बहकी बहकी चीजें तभी होती है जब कुछ ना कुछ असर हुआ है। असर दो चीजों से हो सकता है, मतलब एक तो सिंपल मारा होगा किसी ने। क्या सोच के लिखा वहां पे -1/24? बोलो। सही है सोहम। अरे सोहम उल्टा हो गया, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, तुमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का सॉल्व कर दिया। सारस का सही है। पीयूष का भी सही है। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पे क्या ले लो, t। तो ये 6t² -5t + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स 2t - 1, 3t - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो क्या है, 1/3 एंड 1/2 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला रीजन। तो t लाई करना चाहिए किसके बीच में, 1/3 एंड 1/2 के बीच में। दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट x 1/3 से बड़ा एंड 1/2 से छोटा होना चाहिए। अब उसके बाद हम बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट x का जो ग्राफ है ये आएगा, ये 1 2 0, ठीक है। अब एक 1/3 वाली लाइन एंड एक y = 1/2 वाली लाइन। तो ये देखो, ये y = 1/3 वाली लाइन एंड y = 1/2 वाली लाइन। दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली और हमें फ्रैक्शनल पार्ट x उन्हीं के बीच में चाहिए। ये y = 1/2, y = 1/3। फ्रैक्शनल पार्ट x हमें 1/3 एंड 1/2 के बीच में चाहिए। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन चाहिए होगा जो 1/3 एंड 1/2 लाइंस के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, और दोनों जगह इक्वलिटी लगी हुई, मतलब इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और एक इंटरवल का आंसर लिखते हैं हम। एक इंटरवल का जब तुम आंसर लिखोगे, यहाँ पे y एक्सिस हट गया,
ये 0, यहाँ पे ये 1/3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1/2। तो एक इंटरवल का आंसर x 1/3 to 1/2 दोनों के ऊपर क्लोज, ठीक। और कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है शेडेड रीजन 1, तो उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे n, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर, तो n की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे हमें अलग अलग इंटरवल्स मिलेंगे, तो सारे शेडेड रीजन के आंसर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। सर हाँ सर वो मैंने क्या किया, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1/3 to 1/2 आया ना, तो मैंने ग्राफ नेम बनाकर डायरेक्टली लिख दिया n+1/3 to n+1/2 हाँ क्लोज सही ब्रैकेट। है, सही है। आंसर यही आया ना लास्ट में, यस सर यही आया। बस। मतलब तुम्हें बिना ग्राफ के देखना भी आ गया, सही बात है, अच्छी बात है। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। हो गया। हो गया सभी लोगों का ये। किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड जीआईएफ के मिक्स क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x इज इक्वल टू x² - 3x + 1। यहाँ पे ये FPF है। then find x, then find x। जल्दी बताओ आंसर। सही है यज्ञेश? 5।
सही है, सभी का सही आ रहा है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को? केसेस केसेस, पहली केस इंटीजर माइनस 3 प्लस x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा तो ये 0 0 0 +1, तो यहाँ से x इंटीजर आता है क्या? नो सर, इरेशनल रूट्स। नो सर। ठीक है, तो x जो भी आएगा मतलब ये 3 प्लस माइनस √9 माइनस 4 दैट इज √5/2, बट x इज इंटीजर, देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। x इंटीजर चाहिए था लेकिन आ कैसा रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, तो गया। केस 2, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उस केस में इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये 1 1 गया। x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 3, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर इसका भी आंसर 5। फाइनली पूरे का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है अगला। उसमें फ्रैक्शनल पार्ट, GIF, ये सारे एक साथ आते हैं, तो उसको कैसे डील करना है? फाइंड x if plus 3x is equal to ये, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, GIF है, x भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इसको। x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? GIF x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना? तो ये देख लो, ये जो आता है ये इस नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है GIF, एंड ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट को F से, एंड पूरा ये जो इक्वेशन है ना उसको I एंड F के फॉर्म में लेके आना होता है। अब x की जगह पे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x, तो GIF x की जगह पे I एंड फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पे F लेके चलते हैं, एंड पूरे इक्वेशन को I एंड F में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देख लो, ये क्या बन जाएगा? 2I, फिर x की जगह पे I प्लस F, क्योंकि उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये F माइनस 2। उसके बाद देख लो ये 2I प्लस 3I प्लस 3F इज इक्वल टू F माइनस 2। तो F को एक तरफ है ना, I को एक तरफ भेज दो, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो F को I के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो ये देख लो 2F इज इक्वल टू माइनस 5I माइनस 2, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5I माइनस 2/2। अब इसके पीछे रीजन है, हमने F को I के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है उसके पीछे, क्योंकि हमें F की रेंज पता है। F किसके बीच में लाई करता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 के बीच में लाई करता है, उसकी वजह से हमने ऐसा किया। हमने क्या किया, पहले पूरे इक्वेशन को किसके टर्म्स में लाया? I एंड F के टर्म्स में, मतलब इंटीग्रल पार्ट को GIF को हमने I माना, फ्रैक्शनल पार्ट को F माना, तो x क्या आ जाएगा? I प्लस F, तो ये आ गया। देन F को I के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, तो ये, अब ये F किसके बीच में लाई करता है? ये फर्स्ट, ये लाई करता है 0 to 1 के बीच में, तो ये माइनस 5I माइनस 2/2 भी उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो देख लो यहाँ से माइनस 5I,
ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 2, ये -2 यहाँ पे है, -5i ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन 4, एंड i -5 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज -4/5 टू -2/5। तो यहाँ पे तुम बताओ ये जो नंबर, ये i जो आ रहा है इस इंटरवल में, इसमें कोई एक इंटीग्रल, i तो इंटीजर है, i एक इंटीजर है ना, तो -4/5 टू -2/5 में कोई इंटीजर आता है क्या? नो नो कोई इंटीजर नहीं आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे i की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, एंड i की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी तो f की वैल्यू नहीं आ पाएगी, एंड उसकी वजह से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है ना? स्टेप्स देख लो। पहले हमने क्या किया, i एंड f के फॉर्म में पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, फिर f को i के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। रीजन, f की हमें m का इंटरवल पता है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 to 1। तो ये जो आ रहा था इसको हमने 0 to 1 के बीच में पुट किया तो i आ गया। i एक इंटीजर होता है, तो इस इंटरवल में हमें ढूंढना है कि कौन से इंटीजर आते हैं -4/5 टू -2/5 में। तो यहाँ पे एक भी इंटीजर नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से नो इंटीजर लाइज बिटवीन -4/5 ओपन टू -2/5 क्लोज। देयरफॉर इसका जो फाइनल आंसर है, कोई i नहीं आएगा तो कोई f नहीं आएगा, तो इसकी वजह से फाइनली कोई x नहीं आएगा, तो x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ ये? यस सर। तो लिखो इसको जल्दी से। स्टेप्स क्लियर है? क्या क्या करना है पूरे को, पहले i एंड f के टर्म्स में, देन f को i के टर्म्स में, एंड फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। और जिनका भी हो जाएगा उनके लिए अगला क्वेश्चन है। ये x है, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगले वाले का देख लो। यहाँ पे ये i, ये -2i -2f इज इक्वल टू f -3। तो ये देख लो 3f इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 i है कि नहीं? तो f इज इक्वल टू 3 i अपॉन 3। क्लियर है? तो ये फर्स्ट। अब उसके बाद ये f किसके बीच में वैरी करता है, 0 to 1। तो ये 3 i अपॉन 3 शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 1। उसके बाद ये 3 i 0 लेस देन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर लेके आ गए तो ये -3 i ये 0। ठीक है, अब जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो i क्या आ जाएगा, i का क्या इंटरवल आ रहा है यहाँ पे,
ये हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो आई किसके बीच में आ रहा है अब? 0 to 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें बताओ कौन से इंटीजर्स आते हैं? इंटीजर कौन से 3 आते 2 हैं? 1 1 2 3 1 2 3। आई इंटीजर है ना, तो ये जो इंटरवल आ रहा है इसमें से हमें बस इंटीजर चाहिए होते हैं। और अगर कोई इंटीजर नहीं आता है उसमें तो आंसर फाइनली 5, जैसे इसमें हुआ तो आंसर 5 हो जाएगा। इंटीजर ही नहीं आ रहा इसके बीच में, लेकिन यहाँ पे तो 3 इंटीजर आ रहे हैं, तो 1 2 3। तो ये बताओ जब आई 1 आएगा तो एफ कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू ये है, एफ कितना आएगा? 2/3 2/3। जब आई 2 आएगा, उनके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जब आई 1 तो एफ 2/3, आई 2 तो एफ 1/3 एंड आई 3 तो एफ 0 0। एन एक्स क्या होता है? आई प्लस एफ। तो ये देख लो, जब आई 1 था तो एफ 2/3 आ रहा है, तो 1 + 2/3 कॉमा 2 + 1/3 कॉमा 3 + 0, इतनी वैल्यूज आएगी एक्स की, ठीक है। तो ये देख लो, पहले क्या है ये 5/3, फिर 7/3, देन 3। तो ये 3 एक्स की वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है कैसे सॉल्व करना होता है इसको? किसी ने सिर्फ ये Yes, इंटरवल sir. लिखे हुए 0 to 3, वो तो आई है ना, आई उसमें से कौन सा होगा? 1 to 3। 0 to 3 में वो कौन से, इस इंटरवल में कौन से इंटीजर्स आते हैं वही वैल्यूज लेगा आई। तो ये वैल्यूज आई ने ले ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ निकाल लिया। एन एक्स क्या होता है फाइनली? आई प्लस एफ, तो वहां से एक्स आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को ये? समृद्धि, हर्ष, तुम लोगों ने इंटरवल भेजे हैं, अब क्लियर है? Yes, sir. 3 सॉल्यूशंस। ये 3 एक्स के वैल्यूज है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल क्या है, आई प्लस एफ में रिप्रेजेंट करना है, एफ को आई के टर्म्स में देन, उसके बाद एफ लाई करता है 0 to 1 के बीच में, तो वो जो आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था वो आई वाला पार्ट भी 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। वहां से एक इंटरवल आता है आई का, उसमें से बस इंटीजर वैल्यूज लेनी है क्योंकि आई इंटीजर है। जो वैल्यूज आएगी उसके करस्पॉन्डिंग फिर एफ निकालेंगे, एफ आ गया तो आई प्लस एफ से एक्स आ जाएगा। तो और 2-3 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके, एंड उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क, अब डीपीपी का होमवर्क हम लेते हैं। डीपीपी अभी तक एक भी डिस्कस नहीं हुई ना अपनी? नो सर। तो डीपीपी A1 ये तुम्हारा होमवर्क है, एंड मेरे ख्याल से डीपीपी का मॉड्यूल सभी को मिला है। तो डीपीपी A1 ये होमवर्क में लिखो, तो ये सॉल्व करके आ जाओ। थोड़ी टफ है डीपीपी है, सॉल्व जरूर करना, अटेम्प्ट देना। एंड जब कल ये खत्म हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसके बाद वो सेक्शन सी का होमवर्क दे दूंगा मैं पूरा, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो फिर 12th की डीपीपीज रहे, 11th की बाद में देख लेंगे हम। अभी 12th का मॉड्यूल है ना, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है फिर।